नमस्कार, मैं हूं आदिल अंसारी। आप देख रहे हैं यूपी 9 न्यूज़। खास प्रोग्राम, खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज के मऊआइमा के समाज सेवी, जिनका नाम किसी की पहचान की मोहताज नहीं है। सबसे पहले हम समाज सेवी उमैर जलाल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और हम इनसे पहला सवाल करते हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया गौरव सम्मान से। उमैर जलाल साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? शुक्रिया आदिल। ये गौरव सम्मान जो है ये मैं अपने मऊआइमा में सभी नागरिकों को समर्पित करता हूँ, क्योंकि ये सम्मान हमारे ही मऊआइमा के बुज़ुर्ग जो मेरे परिवार से संबंधित थे, जनाब ज़हूर अहमद बैरिस्टर साहब, जो इलाहाबाद के पहले विधायक थे, जो इलाहाबाद असेंबली उत्तर प्रदेश की हुई थी, जिसका पहला रिलेशन आपका इलाहाबाद के ओल्ड विधानसभा में चला था। ज़हूर अहमद बैरिस्टर साहब इलाहाबाद की ओल्ड और न्यू दोनों ही विधानसभाओं के सदस्य रहे हैं। 1920 से लेकर के 1952 तक उन्होंने विधानसभा की शोभा बढ़ाई है। उनके मरने के बाद हमारे परिवार में बहुत से लोग गुजरे, जिसमें से जनाब शेख फैजुल्लाह साहब जो मेरे परदादा हुआ करते थे, जो मऊआइमा के पहले चेयरमैन थे, उनको भी 100 साल हो गए। 1920 में मऊआइमा नगर पंचायत को बने हुए भी 100 साल पहले उन्होंने भी यहाँ की शोभा बढ़ाई। उसके बाद हमारे परिवार के बहुत से लोग गुजरे। जो कार्यक्रम हुआ था उसको संक्षेप में समझने की ज़रूरत है कि 8 जनवरी 1987 में इलाहाबाद लाइब्रेरी में पहला डेलीगेशन या पहला जो है एक प्रारूप तैयार किया गया था, जिसमें इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश के नॉर्थ प्रोविज़न के 9 लोगों को जोड़ा गया था। उन 9 लोगों में करीब जो है 4 लोग जो है हिंदुस्तानी थे, बाकी सारे लोग ब्रिटिशियन थे। लेकिन इस जो गठित की गई थी मीटिंग, उसकी 1961 में उसकी रूपरेखा बनाई गई थी। तो 1961 के बाद मऊआइमा के 2 लोग, जिसमें से एक फैयाज़ अली साहब थे, जो हमारे बड़े भाई नदीम भाई जो हमारे खालादार भाई हैं, उनके परदादा थे। उनके बाद शेख नसीरुद्दीन साहब भी उसके सदस्य रहे हैं। तो 135 साल उस गौरवपूर्ण इतिहास का है, जिसपे विधानमंडल की बैठक हुए 135 साल हो गए थे, या विधानमंडल को गठन हुए 135 साल हो गए थे। उसके बाद जो लोग आज़ादी से पहले जिन्होंने हिंदुस्तान में विधानसभा में या सांसदीय प्रणाली में या कार्यपालिका में अपना योगदान दिया था, उनको और उनके परिवारों को सम्मानित किए जाने का एक कार्यक्रम था, जिसमें मुझे इनवाइट किया गया था और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ। उमैर जलाल साहब, मैं आपको रोकना चाहता हूँ। आपको कैसे जानकारी हो पाई थी कि आपको भी इनवाइट किया जाएगा और आपको इतने बड़े सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, वो भी यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा? पिछले साल जब इस कार्यक्रम का इलाहाबाद में आयोजन हुआ था, तो मैंने कहीं से सुना था कि इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। तो उस वक्त मैंने किसी ग्रुप में मुझे जानकारी मिली थी, तो मैंने उस पर लिख करके दिया था कि आपने एक कार्यक्रम कराया। तो इस कार्यक्रम में आपने क्या हिंदुस्तान में आज़ादी से पहले जो परिवार इसमें जुड़े हुए थे, क्या आपने किसी को सम्मान दिया या आपने किसी को इनवाइट किया? तो उस वक्त उन लोगों को चूँकि जानकारी का अभाव था, तो उन लोगों को वहाँ तक रीच नहीं थी, वो लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाए थे। और उसके पीछे कहीं ना कहीं कमी हम लोगों की है कि हम लोगों ने खुद अपने आप को पीछे रखा। हम लोगों ने कभी खुद अपने आप को उस डाइस पे ले जा करके उस मंच पे ये बताने की कोशिश नहीं करी कि हमारे परिवार के लोगों का या हमारे बुज़ुर्गों का भी इस तरह का योगदान है। जब वो चीज़ मेरे सामने से गुजरी और मुझे एहसास हुआ, तो मैंने उनसे बताया। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगले बार जब कार्यक्रम होगा तो हम आपको बताएंगे। कार्यक्रम के एक दिन पहले माननीय दीपक पटेल जी, पूर्व विधायक कचना, जो मौजूदा सांसद माता जी केसी देवी पटेल के पुत्र हैं, वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, उनका मेरे पास फ़ोन आया कि उमैर भाई, आप जो हैं कल कार्यक्रम होगा, तो कल के कार्यक्रम में आपको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, आप उसमें आ जाइएगा बतौर मेहमान। तो मैंने कहा ठीक है भैया, मैं उसमें ज़रूर शिरकत करूँगा। तो मुझे लगा कि जैसे बतौर मेहमान बुलाया जाता है और मैं बतौर मेहमान वहाँ गया, लेकिन मुझे खुशी हुई। और जब मुझे मालूम चला कि वहाँ पहुँचने के बाद या उस प्रोग्राम होने के कुछ मिनट पहले मुझे ये मालूम चला कि वहाँ पर हमारे परिवार के लोगों का जो योगदान है, उस पर उन्होंने वर्कआउट किया था, कहीं से उन्होंने अपने साक्ष्य इकट्ठा करे होंगे, तो उनके हिसाब से उन्होंने मुझे सम्मानित किया। और मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं ऐसे पूर्वजों की संतान हूँ, वंशज हूँ, जिन्होंने असहयोग आंदोलन और कोऑपरेटिव नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, इसके अलावा खिलाफत मूवमेंट में अपना योगदान दिया। ज़हूर साहब की जो अपनी इंटेलेक्चुअलिटी है, जो ज़हूर साहब की अपनी काबिलियत थी, वो एक ये थी सबसे बड़ी कि जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का विरोध हो रहा था, तो उस वक्त ज़हूर साहब ने महात्मा गांधी के आह्वान पर शायद 1920 या 21 में आदिल उन्होंने 18 हाई कोर्ट के वकीलों के साथ
उन्होंने जो है विरोध प्रकट किया था कि हम लोग अंग्रेज़ों की कोर्ट का बहिष्कार करेंगे। 1920-21 हाँ, 20-21 के आसपास उन्होंने बहिष्कार किया था कि हम लोग कोई भी ब्रिटिशियर्स की कोर्ट में नहीं प्रैक्टिस में नहीं जाएंगे, हम सारे हिंदुस्तानी वकील उसका बहिष्कार करते हैं। तो उन्होंने उस तरीके से अपना असहयोग उन्होंने सबसे पहले लीगल तौर पर उन्होंने वकालत के तौर पे उन्होंने अपना दर्ज बीइंग अ वकील उन्होंने अपना दर्ज कराया। दूसरी बात वो हमेशा जो है एक मंच था जिसको आप कह सकते हैं, एक राजनीतिक पार्टी थी जिसका नाम मुस्लिम लीग था। वो मुस्लिम लीग के फाउंडर मेंबर थे, मुस्लिम लीग के जुड़े हुए थे, लेकिन उसके जुड़े होने के बावजूद उन्होंने कभी जिन्ना की 2 नेशंस की थ्योरी को सपोर्ट नहीं किया। उनका जिन्ना से जो नाराज़गी का कारण था, जिसकी वजह से आज़ादी से पहले आते आते उन्होंने जिन्ना को एक तरीके से अलग हो गए थे वो जिन्ना से, इसलिए उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान के 2 नेशन थ्योरी के यानी हिंदुस्तान के बंटवारे के या 3 नेशन थ्योरी को मैं कबूल नहीं करूँगा। मैं एक हिंदुस्तान को कबूल करूँगा, उस एक हिंदुस्तान में जिसमें सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो हमारी अपनी पहचान है, जो हमारी अपनी पहचान एक हिंदुस्तानी की थी, वो ना ख़त्म हो। इसलिए उन्होंने 2 नेशन थ्योरी का विरोध किया और इसी वजह से वो हिंदुस्तान छोड़ करके नहीं गए। उनको बहुत जिन्ना ने ऑफ़र दिया, लेकिन कभी उन्होंने सारे मतलब ऑफ़र्स को उन्होंने ठुकरा करके सिर्फ एक हिंदुस्तानी होने का गर्व महसूस करते हुए उन्होंने ही अपनी कुर्बानी दे दी, यहीं रहे और 1952 में उनका मैं आपको रोकता हूँ, जैसे आपने कहा कि जिन्ना ने बहुत ऑफ़र दिया कि आप वहाँ चले जाइए, तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि कुछ प्रमाण होगा आपके पास? भाई, प्रमाण के तौर पे कुछ खुतवात और कुछ खत हैं जो पुराने उसमें हम लोगों के पास परिवार में संरक्षित हैं, जिसमें उन्होंने कहा। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जिन्ना ने जब उनसे कहा, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, तो ज़हूर अहमद बैरिस्टर साहब का जो ड्राइवर था, उस ड्राइवर ये मौआमा के यहीं मुस्तफ़ाबाद के रहने वाला एक परिवार था, उसको उन्होंने लिख के भेजा कि हमारा बहुत करीबी आदमी है, उसको वहाँ पर ऊर्जा विभाग का में एक जिम्मेदार, मेरे ख्याल से शायद डायरेक्टर के पद से भी उनको नवाजा गया। सिर्फ इसलिए वो ज़हूर साहब का ड्राइवर है। अब आप सोचिए, जब ज़हूर साहब के ड्राइवर के परिवार के लोगों को इतनी इज्जत मिलती होगी, तो ज़हूर साहब की खुद क्या इज्जत रही होगी। अच्छा, ये तो हो गई बीती बात है। अगर हम अभी मौजूदा समय में, उमर जलाल समाज सेवी हैं, युवाओं के साथ जुड़ाव रखते हैं और युवाओं के साथ मिलकर चलते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आपका जन्मदिन था, जिसे हम कह रहे थे। इस तरह हमने देखा सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बधाई आ रही थी। ये युवा जो संगठन है, युवा ये टीम आपने कैसे गठित की जो आपको बधाई देते हैं? ये कहाँ से आप गठित करते हैं ऐसे लोगों को? मैं ट्रेनिंग करता, ये तो ऊपर वाले का दिया हुआ तोहफ़ा मैं समझता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र और एहसान है, और आप लोगों के छोटे भाइयों को, अपने अजीज़ों की मोहब्बत है कि वो मुझे इतनी इज्जत देते हैं। मैंने अपनी जो शुरुआत सामाजिक जीवन में किया, तो मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र फिर से मैं थोड़ा सा एक मिनट आपको देखिए, जिस तरह से देखा जाता है अक्सर कि ज़्यादातर जो राजनीतिक लोग होते हैं उनकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग होती है और लोगों को वो अपना एक IT सिस्टम होता है उनको देखने के लिए जिस तरह से। लेकिन आप एक क्षेत्रीय समाज सेवी है, जिस तरह से मैंने खुद देखा कि कई सारे युवा जो आपको बधाई दे रहे थे, बहुत कुछ आपकी तरफ से अच्छी चीज़ें लिख रहे थे, तो क्या आपने भी ऐसी कोई टीम बनाई है जो आपके लिए काम करती है? मेरे पास कोई टीम नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक टीम ये है कि मैं इंटेलेक्चुअल 1 by 1 सबसे मुखातिब होता हूँ और मैं सबसे 1 by 1 मिलता हूँ। अगर मुझे कोई विश करता है या मुझे कोई भी मेरा दोस्त या मेरा कोई फेसबुक फ्रेंड या मुझे कोई जानने वाला आदमी सोशल मीडिया पे अप्रोच करता है, तो मैं उसकी खैरियत पर्सनली अपने ज़ाती तौर पे मुझे वक्त निकाल करके, मेरा ये मतलब एक शगुल रहा है अपने आप को बिजी रखने का। मैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो मैं कभी अपने आप को खाली नहीं रखना चाहता। मेरा मिजाज कभी उस तरह की नहीं है कि मैं कहीं बैठ करके गीबत करूं या किसी मैन टू मैन के ऊपर डिस्कस करूं, क्योंकि जो छोटा दिमाग होता है वो हमेशा आदमियों के ऊपर डिस्कशन करता है। मेरी हमेशा सोच कुछ अलग करने की रही, तो मुझे लगता था कि मैं अपने सर्किल को बढ़ाऊँ, मैं रिच करूँ, अपने सर्किल को बड़ा करूँ, एक्सपेंड करूँ। तो मैं लोगों से मुखातिब होता था। दुनिया बहुत बड़ी है। मैंने हाई स्कूल में पढ़ा था, अर्थात तो घुमक्कड़ जीवन। आप घूमिएगा तो आपको जीवन के नए रूपों के या नए चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो वो चीज़ मुझे अच्छे से याद है कि मैंने इस चीज़ को समझा, क्योंकि मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब भी करता हूँ। तो मेरे उत्तर प्रदेश में हर शहर में मेरा अपना नेटवर्क है। मैं घूमा, 20 साल मैंने काम किया, राजनीति में भी मैं हूँ, सोशल राजनीति में भी हूँ, सामाजिक चेतना में भी हूँ कि मैं लोगों के अंदर जागृति पैदा करता हूँ। जो भी मुझसे काम हो सकता है, जो भी मेरे मतलब मुझ जैसा छोटा आदमी मैं समझता हूँ। मैं बहुत छोटा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा इतना पढ़ा पैसा नहीं है, मेरे पास बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं है उस तरह से कि मैं बहुत ज़्यादा खर्च करूँ। हाँ, मेरे पास जो जज्बात हैं, मेरे पास जो सोच है, मैं उस सोच को अपने लोगों में डालने की कोशिश करता हूँ कि एक नई चीज़ मैं लोगों के बीच में डाल सकूँ। वो है ओनरशिप, वो है जिम्मेदारी। आप जब अपनी ज़िम्मेदारी को निभाना समझ लेंगे, एक नागरिक के तौर पे आप अपनी ज़िम्मेदारी को समझना शुरू कर देंगे, एक
जिम्मेदार की हैसियत से आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को समझना शुरू कर देंगे। आपको जिस दिन इस बात का अनुभव हो जाएगा कि आपको कौन सी लड़ाई कब लड़नी है, कहाँ पर्सनल लड़ाई लड़नी है, कहाँ क्षेत्रीय लड़ाई लड़नी है, कहाँ किसी के वक्त देश की हित की बात ही करनी है, आप हर जगह अपनी व्यक्तिगत या पर्सनल लड़ाई लेके नहीं लड़ सकते। आपको ये चीज़ समझना होगा कि आपको आपका वतन, आपका मुल्क, आपका गांव, आपका क्षेत्र आपसे क्या उम्मीद रखता है, आपके लोग आपसे क्या उम्मीद रखते हैं। आपको जीवन एक बार मिला है आदिल, कि जीवन को आप तभी सफल कर पाएंगे जब आप सबको जीत लीजिए। सबसे नहीं जीत सकते हम लोग, सबसे जीतने के लिए तो हमको तलवार लेना पड़ेगा। सबको जीतने के लिए हमको मुर्दू अपनी ज़बान में मिठास रखनी होगी, हमको प्यार और मोहब्बत से बात करनी होगी, अपनों को जोड़ना होगा। अच्छा, उमर जलाल साहब को क्या समझा जा सकता है? आप समाजवादी पार्टी या फिर बीजेपी के नेताओं के साथ बहुत ज़्यादा उठना बैठना हो रहा है, या किसी और पार्टी से क्या, मतलब इसमें क्या समझा जा सकता है? उमर जलाल कहाँ है? मैं समझता हूँ कि शायद इस सवाल का जवाब आदिल आप मुझसे ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं, क्योंकि समाज सेवी लिखने का और समाज सेवी कहलाने का जो मुझे आज समाज सेवी कहा जाता है, वो सबसे पहले शायद UP 9 ने ही मुझे ये टैग दिया कि समाज सेवी उमर जलाल। तो एक समाज सेवी होने के नाते मेरी कोई पार्टी नहीं है, ठीक है। हाँ, मेरा व्यक्तिगत संबंध राजनीतिक दलों में रहने वाले लोगों से है, शायद इसलिए है कि मैं शिष्टाचारी हूँ, मुझे लोगों से अच्छे रिलेशन बनाने आते हैं, मुझे लोगों से अच्छे काम लेने के तरीके अच्छे से मालूम है, जो मैं अपने लोगों के लिए कर सकता हूँ। अगर हम लोगों को अपने से अलग रखेंगे, अगर हम ये क्यों मान लेते हैं कि हमें, अगर मान लीजिए छोटा सा, मैं बहुत अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझता कि मैं बहुत बड़ी तोप हूँ, मैं अगर ये कहूँ कि मुझे मवामा के लिए कुछ करना है, तो क्या मैं मवामा के लिए अगर मुझे कुछ करना है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे हुकूमत के खिलाफ जाकर के मवामा के लिए कुछ करना होगा, या हुकूमत के खिलाफ रह करके मुझे मवामा के लिए कुछ करना होगा? मुझे हुकूमत के लोगों के साथ संबंध बना करके, उनको जोड़ करके, उनको अपनी खासियत, अपनी अच्छी बातें बता पाएंगे। हम उनको बताएंगे कि मवामा अकेले खाली इसलिए नहीं जाना जाता है समाजवादी का ही कभी केंद्र बिंदु रहा है, आप इसलिए भी जाने कि यहाँ पे भारतीय नागरिक रहते हैं। अच्छा, जिस तरह से नगर पंचायत मवामा को 100 साल हो गया, आपका एक आर्टिकल भी पेपर में आया था, तो 100 साल में मवामा नगर पंचायत खुद को कैसा देखता है या कैसा महसूस करता है, या यहाँ के लोगों में क्या बदलाव आया, क्या बताना चाहिए? देखिए, चूँकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है और मवामा एक बहुत बड़ा क्षेत्र रहा है, हमेशा बुद्धिजीवियों का क्षेत्र रहा है। मवामा का मतलब ही जो है इमामों की जमा, यानी बुद्धिजीवियों लोगों की जमात का मतलब होता है, मवामा का मतलब यही है। तो यहाँ खुद ही जब लोग बुद्धिजीवी लोग रहे हैं, तो यहाँ जो है हर वर्ग में, हर समाज में ऐसे लोग गुजरे हैं जो हमेशा इंटेलेक्चुअल रहे हैं, लोगों ने उस चीज़ को समझा है। मवामा हर दौर से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचा है। ऐसा नहीं है कि आज़ादी से लेकर के आज तक मवामा ने बदलाव नहीं देखे। मवामा ने बहुत से बदलाव देखे हैं आदिल। मवामा ने अमीन अंसारी जैसा नेता दिया है, मवामा ने जो है VP सिंह, मवामा ने जो है बहुगुणा साहब को देखा, मवामा में इंदिरा गांधी को देखा, मवामा ने जवाहरलाल नेहरू को देखा, मवामा ने लाल बहादुर शास्त्री को देखा। मवामा की अपनी एक विरासत है, मवामा की अपनी एक धरोहर है। आज अगर हम लोग किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, या मान लीजिए हमारा व्यक्तिगत संबंध समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी के परिवार से है, या नेता जी के परिवार से, हमारे किसी रिश्तेदार अजीज़दार का है, जिसकी वजह से हम अगर मवामा को कुछ करके दे सकते हैं, तो हम उसके लिए फ़ख्र महसूस करते हैं। और ये चीज़ हम लोगों को समझनी होगी कि ज़ाती तौर से अगर आदिल इस लायक बन जाएँ, या हमारा कोई भी भाई या बंधु मवामा का नागरिक इस लायक बन जाए जो अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर सकता हो, तो मैं समझता हूँ कि हमको उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, मिल करके उसको सपोर्ट करना चाहिए। भले ही वो किसी भी वो हमारा हम वतनी भाई है, भले ही वो हमारे मिजाज का नहीं हो, हम मानते हैं कि भले ही वो हमारे धर्म का ना हो, हमारी जात का ना हो, या कुछ भी ना हो, लेकिन बीइंग आ क्षेत्रीय होने के नाते वो एक मवामा का बाशिंदा है, साथ आना चाहिए। आप किसी को अपोज नहीं कर सकते, आपको सबको साथ लेके चल रहा है। देखिए, सबको साथ लेके चलेंगे तभी आप एक मजबूत सोच के साथ आप अपने आप को साबित कर सकते हैं। अगर आप सबसे अलग रहेंगे, अगर आपके अंदर अहंकार रहेगा, तो फिर ये प्रधानमंत्री का नारा दोहरा रहे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैं तो कहीं सबका साथ आने की बात ऐसे ही लग रही है। प्रधानमंत्री जी का नारा है, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जाहिर सी बात है, वो सम्मानित पद है उनके पास, वो हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वासुदेव कुटुंबकम जो भारतीय नारा है, ये पूरी दुनिया भारत के लिए है और भारत पूरी दुनिया के लिए है, जो नेहरू जी ने हमको अपने पंचशील सिद्धांतों से हमको बताया था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार दुनिया में हो रही थी, तो उस वक़्त जो है हम लोगों ने, हिंदुस्तानियों ने एक तीसरे मोर्चे का गठन किया, जिसमें आपके यासिर अराफात रहे, नेहरू जी रहे, इंदिरा गांधी उस वक्त बहुत अगवाकार रहीं, और कई लोग उस तरह से रहे जिन्होंने एक
तीसरा मूर्त बनाया जिसको निर्गुट सम्मेलन कहा जाता है। यानी निर्गुट यानी वो दोनों बड़े जो पूंजीवादी देश थे, चाहे वो एक तरफ जर्मनी रहा हो, चाहे वो एक तरफ जो है ब्रिटेन रहा हो, चाहे वो एक तरफ अमेरिका रहा हो, उनसे अलग होकर के उन्होंने छोटे मुल्कों के साथ मिल करके एक ऐसा बनाया कि भाई जो हमारे हितों के बारे में सोचेगा हम उसके साथ रहेंगे। तो ये तो हमारी परंपरा है, हमको ऐसे ही सोचना होगा। तो हमें भी अपने हम ख्याल लोगों के साथ ले करके हमको इस तरह से काम करना पड़ेगा। अच्छा, जिस तरह से नगर पंचायत महुआइमा का 100 साल हो गया, तो क्या लगता है विकास को लेकर अभी कुछ ऐसी चीज़ें हों जब भी और हो जाए तो महुआइमा और डेवलप हो जाए? महुआइमा में देखिए बहुत संभावनाएं हैं। इसलिए संभावनाएं हैं क्योंकि ये गंगा पार का सबसे पुराना आबादी और सबसे पुराना जो है एक तारीखी कस्बा है। ये गौरव सिर्फ आपको मिला है, आप इस बात को समझिएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके टीवी चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि ये बात मेरे महुआइमा के हर लोग, महुआइमा के क्षेत्र से जुड़े हुए अतराफ़ के लोग जो अपने आप को महुआइमा से समझते हों, जुड़े हुए हों, कि रिश्तेदारी हो, अपने आप को उससे बांधें। आप ये समझिए गौरव आपके पास प्राप्त है कि उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नगर पंचायत होने का गौरव आपके पास प्राप्त है। किसको ये वक़ार और ये इज़्ज़त मिली हो? ये महुआइमा को मिली। आप ही यहाँ के नागरिक जो हैं, जब 1873 में फैयाज़ अली साहब, शेख फसुद्दीन साहब जैसे लोगों ने नॉर्थ प्रोविजन में जब सदस्य बन रहे थे, जब रूपरेखा बनाई जा रही थी कि कैसे हिंदुस्तान में हमारी भागीदारी होनी चाहिए, उस वक्त उन लोगों ने आज से 200 साल पहले वो किस तरह के साल के लोग रहे होंगे कि जो टांगे से चल करके इलाहाबाद जाते रहे होंगे और अंग्रेज़ों को जो है समझाने की कोशिश करते होंगे कि इनमें हिंदुस्तानियों को भी भागीदारी चाहिए, हमारी भी बात सुनी जाए। उसके बाद ज़हूर अहमद बैरिस्टर साहब जैसे लोग जिन्होंने जो है अपनी जो है काबिलियत से, अपनी जो है सलाहियत से जो है इंग्लैंड से बैरिस्ट्री पढ़ी और वहाँ से पढ़ के आए, और उसके बाद जो है एक हिंदुस्तान को एक नई सोच दी और विजन दे करके उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में असहयोग आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट को उन्होंने खड़ा किया। तो आप ये बताइए कि जहाँ से ऐसे लोग रहे हों, फिर मेरी बात आती है कि हर दौर में ऐसा नहीं है कि महुआइमा ने, हर दौर में महुआइमा को कोई ना कोई बड़ा नेता मिला। आज की तारीख में हम ये मानते हैं कि महुआइमा के अंदर इस चीज़ की कमी है। लीडरशिप में थोड़ा सा कुछ जगह पर अहम टकरा रहा है लोगों का। मुझे कहते हुए इसमें कोई भी अफसोस नहीं होगा। यहाँ पे जो मैं है ना, इस मैं को हमको ख़त्म करना होगा महुआइमा के तरक्की में आगे लाने के लिए। अगर आपको लगना चाहिए कि जो डिज़र्विंग है, जो डिज़र्व करता है, उसको आपको उसके साथ आना होगा। और रही बात महुआइमा की संभावनाओं की, तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ महुआइमा जो बहुत पुराना कस्बा है, तारीखी कस्बा है, 600 साल पहले बसाया हुआ कस्बा है। आप में यहाँ पर आप बहुत डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसी मंच पर जब आपके ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ था, उस वक्त मैंने सांसद केसी देवी जी से एक मांग की थी कि यहाँ पर महुआइमा के अंदर एक बस स्टॉप बनना चाहिए। महुआइमा में रेलवे स्टेशन जो है उसकी गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ रुकनी चाहिए। तो आपने बस स्टॉप जब बनेगा आपने दान देने की बात की थी? बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ लोगों ने हम ही से सवाल पूछा, आखिर आप ज़मीन कहाँ लेंगे? आप इसकी पुष्टि करिए कि जिन लोगों ने आपसे सवाल पूछा उनसे पूछिए कि किस मौके पर हमारे परिवार ने महुआइमा के साथ जो है दोहरी राजनीति की है या नहीं खड़े हुए। नहीं, वो अलग बातें हो गई। हमारे पास महुआइमा में बहुत सी, देखिए जो इस तरह के सवाल उठाते हैं कहाँ देंगे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने आज तक कहीं कुछ दिया है? नहीं, ऐसी तो जिन्होंने मतलब ऐसी ज़मीन किस जगह पर है जो आपने देखी हो, जो मतलब बस स्टॉप के काबिल हो? क्योंकि बस स्टॉप एक खुले जगह पे होता है। बिल्कुल खुले जगह। देखिए बस स्टॉप, देखिए जब हम लोगों ने महुआइमा के लिए अस्पताल के लिए डिमांड उठाई, उस वक्त मैंने कहा कि हम लोगों की पुश्तैनी ज़मीन जो है कमेले पे है, मैं इसको यहाँ पर अस्पताल बनाने के लिए दे सकता हूँ। तो लोगों ने उसमें आपत्ति लगाई कि नहीं साहब, यहाँ अस्पताल नहीं बनने देंगे। और अस्पताल महुआइमा कस्बे से हमको बाहर लेके जाना पड़ा। आप ये सोचिए, अगर वही चीज़ कस्बे के अंदर होती तो आज कस्बे के डेवलपमेंट होता। लोगों की एक मानसिकता क्या है कि यहाँ पर ज़मीनें आप कब्ज़ा कर लीजिए, कब्ज़ा करवा लीजिए, अड़ंगा लगा करके उसमें लड़ाई लड़वा करके जो है उसको जो है सस्ती मस्ती ख़रीद लीजिए, आप उसमें कुछ होने मत दीजिए। ये जहन आपको ख़त्म करना होगा। देखिए बस स्टॉप के लिए आपको 4-5 हिस्सा ज़मीन चाहिए। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है आदिल, हम लोग इस हैसियत के हैं कि अगर बस स्टॉप के लिए ज़मीन ख़रीद के भी देनी पड़ी तो ये सवाल हम ख़त्म कर देंगे। 4-5 हिस्सा ज़मीन कहीं भी खरीद करके ऑन रोड हम आपको दे देंगे। आप बागी रोड पर घुसेंगे तो भी हमारे परिवार की ज़मीनें हैं। आप मेन रोड से, स्टेशन रोड से घुसेंगे तो भी हमारे पास हमारे परिवार की पुश्तैनी ज़मीन है। ये ज़मीन वो नहीं है जो हमने ख़रीदी हुई ज़मीन, वो है जो हमारी पैतृक संपत्ति चली आ रही है, जो यहाँ के पेपर में, यहाँ के कागजात में दर्ज है। इसके अलावा आप महुआइमा के जिस रोड से भी घुसेंगे, बहराना चौराहे पे आप चाहेंगे तो बहराना चौराहे पे हम आपको ज़मीन देंगे। पक्का तालाब की तरफ से आप चाहेंगे तो पक्का तालाब की तरफ से हम आपको ज़मीन देंगे। आपको ये निराशा नहीं मिलेगी हम आपको ज़मीन नहीं दे पाएंगे। लेकिन मैं आज ये कह रहा हूँ, जिन लोगों ने ये सवाल उठाया है, मैं उनसे चाहता हूँ, ये मेरा जवाब है उनके लिए
आप जिस वक्त मैं दान दूंगा तो आपको उस वक्त आकर के मेरा पीठ थपथपाना पड़ेगा, मेरे साथ खड़ा होना पड़ेगा, मेरा हौसला बढ़ाना पड़ेगा और आपको मानना पड़ेगा कि हाँ, हम लोगों ने गलती के तौर पर मैं नहीं कहता, मेरा ये मानना है जो मेरी आलोचना करता है, जो मेरा क्रिटिक जो है, जो मेरा आलोचक है, वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि वही मुझे रास्ता दिखाता है। मुझ जैसा आदमी 40 साल की उम्र में अगर आज महुआमा में जैसी जगह पर स्ट्रगल करते हुए इस तरह हो चुका है, पहुंच चुका है, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका मेरे आलोचकों की है। आपने हमेशा आलोचना की, आपकी आलोचना ने हमेशा मुझे रास्ता दिखाया कि कैसे मुझे लड़ के आगे जाना है, कैसे मुझे अच्छे रास्ते निकाल करके उसको पूरा करना है। तो सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं आज माध्यम से मैं उनको आश्वासन देता हूं, तो बिल्कुल इत्मीनान रखें, इंशाअल्लाह ताला बहुत कब्रिस्तान, बहुत मस्जिदें और बहुत धार्मिक जगहों को हम लोगों ने दान दिया है और ऊपर वाले ने ज़िंदगी दी, तो हम ये भी दान देंगे। लेकिन हमें खुशी होगी कभी आप हमारे दान में आप भी साथ आइए। अगर हम एक बिस्सा देने की हैसियत रखते हैं और आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह रईस आलम महुआमा है और आपके पास बहुत पैसा है, आप 10 बिस्सा दे सकते हो, तो आप भी कोताही न करिए, कोई ले के नहीं जाएगा, आप भी हमारे साथ दान दीजिए। ये थे हमारे साथ महुआमा के समाज सेवी उमैर जलाल। आप जुड़े रहिए यूपी 9 न्यूज़ के साथ।